हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एज सच दो तरीके के प्राइमरीली सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसके कारण ईएमएफ किस तरीके से आता है। हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे फाई होता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स और उसको आप लिख सकते हो बी डॉट ए। अगर हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए कर लेंगे, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एरिया भी कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है और एरिया इस तरीके से घूम रहा होता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल वहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा था। और हमें पता है कि एरिया जो होता है, अगर ये मेरे पास एरिया है तो इसका वेक्टर उस तरफ होता है, तो हम एरिया के परपेंडिकुलर इस तरीके से एरिया वेक्टर को दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद वो सवाल आता है जहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, वो इस तरीके से रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो इसमें किस तरीके से ईएमएफ जनरेट होगा अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रही है। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ आ जाता है, मोशनल ईएमएफ। और इसको अगर आप देखना चाहोगे तो आपको ऐसे देखना है कि अगर हमारे पास छोटी सी लेंथ है, इसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी क्रॉस बी, ठीक है। ये भी एक वेक्टर होगा, इनटू डीएल कर देना आप, डीएल भी वेक्टर है और इसका इंटीग्रल करना है। फील करने की कोशिश करो। मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब v क्रॉस बी जीरो ना हो, या फिर मैक्सिमम तब हो सकता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। अक्सर हम जो केसेस देखते हैं उसमें एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास कोई इस तरीके से रॉड है, अभी रॉड की बात भी छोड़ दो, कोई भी पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, 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 तो बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसका मोशन हो रहा है। मान लो कोई पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है, तो v क्रॉस b किस तरफ होगा उसको फील करने की कोशिश करो। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाता है। अगर हमारे पास इस दिशा में वेलोसिटी है, इसको आप समझो इस तरीके से, वेलोसिटी इस तरफ है, तो हमारे पास v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा मेरे पास v क्रॉस b। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता। अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लेंथ होती कंडक्टर की, तो सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं सब पे ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता, तो सारे के सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बन जाता। इस तरीके से आपको समझना होता है। अब देखो, सेम वेलोसिटी इस तरफ हो, फोर्स इस तरफ लगेगा, लेकिन कंडक्टर अगर ऐसा रह गया है ना, कंडक्टर इस तरीके से रह गया, वेलोसिटी इस दिशा में ही है, तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए जगह थोड़ी ना है। तो हमें ये देखना है कि भाई v क्रॉस b जो है उस लेंथ में हमारे पास dl है कि नहीं, है ना। उस तरफ हमारे पास लेंथ होगी तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं तो ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो इसके कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्मूले होते हैं जिनको हम देख भी चुके हैं। इसको आप बोल सकते हो भाई b इंटू एल इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय v परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से एक कंडक्टर है, तब यहाँ पे हम एल इफेक्टिव किसको बोलते हैं? एल इफेक्टिव होती है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जिन दो टर्मिनल के बीच में मैं ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहता हूँ उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगी मेरी एल इफेक्टिव। यहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं भाई, ये है हमारे पास एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, ये हमारे पास एल इफेक्टिव हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखिए हमारे पास वी परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सेल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास वेलोसिटी अभी भी इस तरीके से होती, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे जो कि हमारे एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हमारे काम आने वाला है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो वी क्रॉस बी जो है, वी क्रॉस बी यहाँ पर इस तरीके से था, लेकिन लेंथ हमारे पास डीएल डीएल इस तरीके से थी, है ना। तो इस डीएल का सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, जो अलोंग वी क्रॉस बी है, वही वाला कंपोनेंट हमारे काम आने वाला है। बाकी दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट है वो काम नहीं आएगा। इसके कारण हमारे पास ईएमएफ होने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरा आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा इंडक्टर। इंडक्टर को हम वैसे तो डिटेल में कवर कर चुके हैं, यहाँ पर बस हमें एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वी की वैल्यू होती है LdI/dt। आज हम इन सभी के बहुत सारे अच्छे अच्छे चुनिंदा PYQs को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। A semicircle conducting ring of radius r is placed in the xy plane as shown in the figure. A uniform magnetic field is set up along the x-axis. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, सारा मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ मैं बना दूंगा, दिस इज बी, दिस इज बी, बी एंड दिस इज बी। ओके, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द रिंग इफ। तो हमें बताना है, हमारे पास यहाँ पे अब कुछ ऑप्शंस है कि ये जो हमारे पास रिंग है, अच्छा रिंग इतनी ही बड़ी है, सेमी सर्कुलर है ना, आप इसको पूरा मत इस तरीके से बंद कर देना। इस रिंग में EMF जनरेट होगा कि नहीं, और जब बात होती है EMF जनरेट होगा तो हम इसके टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारी जो रिंग है वो बेसिकली इतनी है। अब इसमें EMF जनरेट हो रहा है नहीं, तो इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, आपको वीडियो को पॉज करना और बताना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो EMF की वैल्यू होगी V×B.dl वेक्टर इसका इंटीग्रल। पहले पता करो V×B अलग अलग केस में किस तरफ आता है, और क्या उस दिशा में dl का कोई नेट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सारे के सारे केसेस में, किसी भी केस में कोई EMF जनरेट नहीं होने वाला है, वैल्यू नेट आने वाली है 0। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए। केस ए में क्या हो रहा है, इट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर दिया। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैं इसको मूव कर दूंगा तो मेरे पास V×B की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, V×B विल बी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर तो होने चाहिए थे, यहाँ पे तो दोनों सेम दिशा में हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या बोला जा रहा है, इट मूव्स अलोंग द वाई एक्सिस, है ना, तो ये वाई एक्सिस में इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखो, अगर ये वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तो हमें करना है V×B, है ना, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ, क्रॉस भी ऐसे करोगे तो अंदर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा V×B इस तरफ आता है। ठीक है, ऐसे में हमारे पास ये आ जाता है V×B। ऑलराइट, यानी कि इस पे जितने भी चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ मैं मानता, वैसे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो उन पे इस दिशा में फोर्सेस लग रहे होते, और उस दिशा में अगर उसकी कोई लेंथ होती, यानी अगर dl का कंपोनेंट उस दिशा में होता तो वो उस तरफ चले भी जाते, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता। वो तो यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसकी लेंथ उस दिशा में है ही नहीं। तो V×B जिस दिशा में है उस दिशा में कोई dl का कंपोनेंट नहीं है, है ना, तो V×B इज नॉट इक्वल टू 0, बट डॉट dl करोगे आप उसका तो वो 0 हो जाएगा, उस दिशा में कोई लेंथ नहीं है, तो हमारे पास EMF की वैल्यू आ जाएगी 0। तो बी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखेंगे हम पार्ट सी में किस दिशा में मूव कराया जा रहा है। देखो, इट मूव्स अलोंग द z एक्सिस, तो अब ये z एक्सिस में इस तरीके से मूव होने वाला है, तो हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। फिर से करो V×B, वेलोसिटी है आपकी तरफ बाहर आती हुई वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इधर x डायरेक्शन में, तो V×B ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाता है V×B, ये आ जाता है हमारे पास V×B। 2 बार क्रॉस क्यों लगा दिया हमने, V×B हमारे पास ऊपर की तरफ आ गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया, V×B ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, यहाँ वाला होता उस पर ऊपर लगता है, यहाँ होता ऊपर लगता है, यहाँ होता ऊपर लगता। और हमारे पास आप देखोगे लेंथ अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे dl इस तरीके से था लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ आ ही रहा है, यहाँ dl ऐसे था लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ ही रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखोगे तो हमारे पास नेट ऊपर की तरफ इस तरीके से जाता हुआ dl का कंपोनेंट आ जाते हैं, सारे ऐड हो जाते हैं, V×B भी इस तरफ था, हमारे पास कुछ नेट EMF की वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन हम पूछ रहे हैं इस एंड से इस एंड तक। तो यहाँ से जितना वो पॉजिटिव ईएमएफ आएगा उतना ही फिर यहाँ पर नेगेटिव ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास एल इफेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो वो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में 0 है ना। इस दिशा में एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सी केस में भी ईएमएफ की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसीलिए सी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फील कर पा रहे हो आप इसको? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास अगर लेंथ है, क्योंकि दोनों सेम हमारे पास वाई लेवल पे है, इसीलिए हमारे पास कोई भी ईएमएफ नहीं आएगी। अगर इन दोनों का लेवल अलग अलग होता, मान लो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से होती, तो हमारे पास एल इफेक्टिव में हम ये वाली लेंथ को यूज कर पाते, इसको हम यूज कर पाते, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो कि V क्रॉस B के अलोंग है। एक्चुअली में लेंथ ये वाली है, लेकिन V क्रॉस B इस तरफ है, तो इन दोनों का कॉस थीटा करोगे तो हमें लेंथ का ये वाला कंपोनेंट लेना होता। अभी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चले गए हैं तो कोई भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ नहीं है, ईएमएफ की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। इट रिमेन स्टेशनरी। अब स्टेशनरी रहने वाले हो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, तो ईएमएफ की वैल्यू तो 0 आनी ही है, तो डी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में ईएमएफ की वैल्यू 0 आ रही है, चारों ही हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ही कॉन्सेप्चुअल लेवल का सवाल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कई बार हमसे पूछा जा सकता है भाई ईएमएफ की वैल्यू बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे पूरे में ही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोल दिया गया है कि इस तरीके से हमारे पास एक वायर है जिसकी इक्वेशन भी हमें दी हुई है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और इसकी कुछ वेलोसिटी हमें दे दी गई है। अब इसकी वेलोसिटी तरह तरीके से दी जा सकती है, अभी हमने बहुत सारे ऑप्शन भी देख लिए, लेकिन मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, तो ऐसे केस में बोला जाएगा कि हमारे पास इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये, जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच में ईएमएफ कितना जनरेट होने वाला है। तो इसको देखो, करने के दो तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रल वाला, तो हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो हो जाएगी इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl। v क्रॉस b बताओ किस तरफ है? वेलोसिटी हमारे पास इस दिशा में है ना, इस दिशा में वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, सो सॉरी आपके लिए इधर आएगा। वेलोसिटी को अब क्रॉस करोगे इस तरीके से, वेलोसिटी क्रॉस ऐसे, दिस क्रॉस दिस, ऊपर की तरफ v क्रॉस भी आ जाता है हमारे पास, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास v क्रॉस b। ठीक, उसको फील करने की कोशिश करो। इसके जितने भी कंडक्टर पे जितने भी अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो सब पे कुछ इस तरीके से फोर्स जैसा लग रहा होता, सब पे इस तरफ फोर्स जैसा लग रहा होता, तो सारे के सारे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ऊपर नहीं जा सकते, वो बहेंगे तो इस कंडक्टर के अलॉन्ग ही। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली वो बह भी सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। लेकिन इसको आप देखो कैसे, अब v क्रॉस b जो है ये बेसिकली हमारे पास ऊपर की तरफ आया है। अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, अगर ये x था जो कि था, ये y था, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे v क्रॉस b की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी एक कांस्टेंट जो होगा vb टाइम्स किस दिशा में है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी कि j कैप, ठीक है, डॉट dl। अब dl हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स इस तरीके से, इस तरीके से, तो dl को मैं लिख सकता हूँ देखो इस तरीके से। मान लो ये कभी भी मेरे पास dl इस तरीके से है और हमारे पास उसका कहीं पर एंगल होगा थीटा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास dl है जो कि एंगल थीटा पे है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट dl इस तरीके से। इसी को हम लिख सकते हैं, vb को आप बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा हमारे पास dl का साइन थीटा, हमें इस तरीके से दिखाई देगा। साइन थीटा आ गया। आप बोलोगे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा आता था, यस, क्योंकि हमारे पास ये है इस तरीके से v क्रॉस b। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेते तो यहाँ बेशक कॉस थीटा आता, लेकिन हमने थीटा यहाँ से मान लिया, जो कि इसके स्लोप के हिसाब से मैंने माना है। ये वाली एंगल हमारे पास इस तरीके से हमने इसको थीटा मान लिया, ये है हमारे पास dl। ऑलराइट, अब आ जाता है मेरे पास dl साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देख के बताओ, dl अगर ये है तो इसका साइन थीटा हमारे पास ऊपर की तरफ वाला ये वाला हो जाएगा, करेक्ट। इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू dy। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी vb
इंटू इंटीग्रल ऑफ dy, या फिर आप लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ से हमारे पास वैल्यू इसकी कैपिटल Y के बराबर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी बी इंटू वाई। ये हमारे पास EMF होने वाला है। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। हमारे पास जो L इफेक्टिव वाला है उसमें हमारे पास EMF की वैल्यू कितनी आती है? EMF की वैल्यू होती है बी एल इफेक्टिव इंटू वी परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से हमारे पास L इफेक्टिव कितनी हो जाती है? L इफेक्टिव हो जाती है इतनी। V परपेंडिकुलर, अब वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर ये है मेरे पास L इफेक्टिव, ये है हमारे पास वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल लेट से मैं यहाँ पर इस तरीके से थीटा मान लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? बी एल इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाता है? वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला कंपोनेंट विच विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर इसी को मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दूँ, अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास L था और ये था मेरे पास थीटा इस तरीके से, तो मैं L इफेक्टिव इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ये है L इफेक्टिव, और इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो साइन थीटा हमारे पास ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये अगर मेरे पास पूरा था तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है ये y के बराबर है। इसको मैं लिख दूंगा b इंटू एल इफेक्टिव इंटू साइन थीटा टाइम्स v विच इज इक्वल टू बी वाई वी। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें देखने को मिल गया। इसको हम क्यों यूज़ कर पाए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म थी, सब जगह सेम थी, और वेलोसिटी भी हमारी चेंज नहीं हो रही थी, तो इसको हम बड़ी आसानी से यूज़ कर पाए फॉर्मूले को, ठीक है। आंसर सेम निकल के आ रहा है। यहाँ पर हमने इंटीग्रल का यूज़ कर लिया। अगर हमें कुछ अजीब सी यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दी हुई होती तो भी हम यहाँ पर dl को फिर x और y की टर्म्स में लिखते, cos थीटा को भी हम x और y की टर्म्स में लिखते, और फिर उसको इंटीग्रेट करके भी यहाँ पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेन चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमेशा पहले v क्रॉस b देखो। v क्रॉस b ऊपर आ रहा था, उस दिशा में dl का कोई कंपोनेंट है क्या? देखो छोटे छोटे dl हैं, सभी का ऊपर की तरफ कुछ कंपोनेंट है, तो EMF की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी है, उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। A very small circular loop of radius a is initially coplanar and concentric with much larger circular loop of radius b, जहाँ पे b much greater than a है। तो हमारे पास इसका छोटू वाले का इनर रेडियस है a, और ये बड़े वाले का जो रेडियस है वो है b बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास वो जो सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, हम मान लेंगे कि इस पूरे एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हम उस तरीके से लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे बड़े वाले का रेडियस है b, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास n, तो यहाँ पर n से भी मल्टीप्लाई हम कर देते, दिख नहीं रहा अभी तक। तो अ कांस्टेंट करंट I is passed in the large loop which is kept fixed in space and the small loop is rotated with angular velocity omega about a diameter। तो यहाँ पर इसको रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, ठीक है। The resistance of the small loop is R and its self-inductance is negligible. The current in the larger loop is clockwise. तो यहाँ पर clockwise current दिया हुआ है। Here theta is to be measured from axis of large ring. ठीक है, उसको इस तरीके से हम घुमा रहे हैं। हमसे करंट की वैल्यू पूछी है और टॉर्क नीडेड टू रोटेट द लूप ये पूछा है। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे? सबसे पहले तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर मैं इसमें फ्लक्स कितना होगा वो पता करूँगा। अच्छा, फ्लक्स इस तरीके से मत पता करना कि अच्छा ये दोनों अभी कोप्लेनर है तो इसके एरिया से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको देखना है मैं उसको रोटेट करने वाला हूँ, तो किसी भी एंगल थीटा पे अगर मैंने उसको इस तरीके से घुमा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका एरिया का एंगल इस तरीके से अलग अलग होने वाला है, तो इनके बीच में कभी भी थीटा एंगल रहेगा, उस वक्त कितना फ्लक्स होगा इस तरीके से आप लिखना। जैसे ही आप फ्लक्स को लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ, है ना, वो अब कुछ तो थीटा का फंक्शन आ जाने वाला है फ्लक्स, फिर आपको करना है d∅dt माइनस का, तो उससे आपको मिल जाएगा EMF की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो उसमें कुछ करंट आ जाएगा, है ना, वो करंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फिर दूसरा सवाल है कि इसको घुमाने के लिए हमें कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो तो कहीं से तो किसी को तो टॉर्क लगाना पड़ रहा होगा, उसको मजबूरी करना पड़ रहा होगा घुमाने के लिए।
उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। हमारे पास ये जो छोटा वाला रिंग है, अब इसके अंदर कुछ करंट आपने पता कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो उस करंट के कारण इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं इस तरीके से किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रख देता हूँ और उसको मैं इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर टॉर्क लगता है ना, वो हमेशा इसकी तरफ अलाइन रहना चाहता है। तो यहाँ पर टॉर्क भी कुछ टाइम का फंक्शन आने वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले आप इसमें ईएमएफ पता करोगे, करंट की वैल्यू पता करोगे, करंट की वैल्यू पता करेगी, फिर उसके बाद आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता करोगे, फिर आप पता करोगे कि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों पार्ट को सॉल्व करो फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये अंदर वाली रिंग है, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमें पता चल जाएगी कि कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहने वाला है। अगर ये इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से हमारे पास देखो करंट घूम रहा है ना, जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में ऐसे घुमाओगे, अंगूठा हमें बता देगा किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है भाई, यहाँ पर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह नहीं बनाना है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। अब सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए हम एक नया डायग्राम बनाएंगे। अब सिर्फ इनर रिंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी इनर रिंग है, यहाँ पर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरीके से यूनिफॉर्म मान लेना है। ऑलराइट, साथ में मैं इसका टॉप व्यू भी बनाना चाहूँगा। इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, राइट, ओमेगा। ऑलराइट, अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ ना, यहाँ पर अपनी आंखें लगा करके देखूँ ऐसे, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दिखेंगी कुछ इस तरीके से। ये हो जाती है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उस वक्त इसको कुछ एंगल से मान लो हमने घुमा दिया है, तो हमारे पास सर्कुलर लूप ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमारे पास इसका एरिया वेक्टर होगा जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास कुछ इस तरीके से एंगल भी होगा, जिसको हम बोल देते हैं भाई ये एंगल की वैल्यू आ रही है थीटा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फाई की वैल्यू पता करेंगे। फाई की जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2b। ऑलराइट, एरिया की वैल्यू कितनी है? पाई ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले का एरिया है पाई ए स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कॉस थीटा। हमें बोला गया था कि इसको एक कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। अच्छा, इनिशियली वो कोप्लेनर था, है ना, तो इस तरीके से यहाँ रहा होगा, फिर उसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है। ऐसे जब आप घुमा रहे हो तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा टी के बराबर। तो यहाँ पे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ओमेगा। हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। हमें ईएमएफ पता करना है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से देखो उसकी वैल्यू कितनी आती है। कॉस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे तो कांस्टेंट है। कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पहले ही लगा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ। और अगर मेरे पास ईएमएफ आ गया है तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे करंट की वैल्यू पता कर सकता हूँ। आई की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? आर के बराबर, और 2b भी था यहाँ पे 2rb, विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक बस गलती कराने कर दी, दोनों जगह स्मॉल आई है क्या, तो बाहर वाले में लूप हम स्मॉल आई की जगह उसको मान लेते हैं भाई ये कैपिटल आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस आई की जगह मैं इसको कैपिटल आई लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आई को कैपिटल आई लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाहर वाली रिंग में करंट आई है जो कि कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, अंदर वाली रिंग में जो हमारे पास करंट है आई स्मॉल आई है ना। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू स्मॉल आई है और उसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहने वाली है, ठीक। अगर हमसे पूछा है कि इस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये भाई करंट इसमें इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, तो हम ये भी बता सकते हैं। कैसे बताओगे? देखो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? वो चाहता है कि इस रिंग के अंदर जितना भी फ्लक्स है
अब रिंग को मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ था, इनिशियली पूरा का पूरा एरिया में से निकल रहा था, फिर इसको घुमा देंगे इस तरीके से करेंगे तो उसका एरिया का एक कंपोनेंट ही हम यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है। करंट क्या चाहेगा कि फ्लक्स में चेंज ना हो, तो करंट इस सेंस में आएगा, करंट के कारण इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ये इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा करंट, ताकि आप इसको कोशिश करो ना ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता है। इस रिंग से पूछा जाए तो अभी इसमें जब ये कोप्लेनर थी तो मैक्सिमम फ्लक्स था, है ना। फिर अगर इसको मैं घुमाता हूं तो उसकी वैल्यू कम होने वाली है। फ्लक्स कम होगा तो रिंग में करंट इस तरीके से आएगा कि फ्लक्स बना रहे। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली दर्शा सकता हूँ इसको कि करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से आने वाली। खैर हमसे साइन वगैरह पूछा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस दिशा में साइन होगा। अच्छा, अब देखो आई को मैंने इस तरफ मार्क कर दिया, ये स्टार्टिंग के में मार्क कर दिया। थोड़ी देर बाद इसका एंगल इतना ज़्यादा घूम जाएगा कि हमारे पास करंट का एक्चुअली साइन भी चेंज हो जाता है। लेकिन अब आपको बार बार साइन को चेंज करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये साइन ओमेगा टी अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमसे पूछा है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो टॉर्क को अप्रोच कैसे करना है हमें। अब ये देखो एक छोटा सा करंट कैरिंग लूप हो गया, उसको एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह हम ट्रीट करेंगे, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है हमारे पास, m की वैल्यू होती है, वो हो जाता है हमारे पास I इंटू एरिया। अगर हमारे पास n लूप्स होते तो NI हो जाता हमारे पास फॉर्मूला। अभी इसमें एक ही लूप है तो हमारे पास I इंटू एरिया आ गया। और जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है एक यूनिफॉर्म हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर कुछ टॉर्क लग जाता है। टॉर्क का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है m क्रॉस b, और इसी को आप लिख सकते हो mb साइन थीटा। यहाँ पर b कौन सा है, तो देखो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये है हमारे पास b, दिस इज b, और हमारे पास किसी भी टाइम पर लूप कुछ इस तरीके से हो चुका होगा, उसका जो एरिया है वो इस तरीके से आएगा। और जिस दिशा में एरिया होता है, देखो एरिया वेक्टर है हमारे पास, यहाँ पर ही आ जाता है इसका m इस तरीके से। m और b के बीच में एंगल कौन सा है, वो ये वाला एंगल है। अगेन जो थीटा यहाँ पे था वही थीटा यहाँ पर है, हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा थीटा इस तरीके से, जिसकी वैल्यू भी फिर से ओमेगा टी के बराबर रहने वाली है। तो अब मेरे पास m की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, b की वैल्यू हमें दी हुई है, और यहाँ से साइन थीटा हम इस तरीके से लिखेंगे। तो वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। टॉर्क की जो वैल्यू आ जाती है, अभी टॉर्क कौन सा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर टॉर्क लगाया होगा। अगर इसको घुमाते रहना है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ने जिस अगर इस तरफ टॉर्क लगाया तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, ताकि नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए, वो ओमेगा से ही घूमता रह जाए। करेक्ट, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। m को हम लिख देंगे I इंटू एरिया। I हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, एरिया की वैल्यू है पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू हमें कांस्टेंट है, b को लिख देंगे हम म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2b, ये कैपिटल I है हमारे पास। और साइन थीटा को मैं लिख दूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू हमें लिखनी है आई टाइम्स ए, तो मैंने आई की वैल्यू लिख दी। एरिया कितना है अंदर वाली रिंग का, पाई ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2b, हमने ये भी लिख दिया। और थीटा हमारे पास साइन थीटा वैल्यू इस तरीके से आती है क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है। अच्छा, स्मॉल आई की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू रखोगे स्मॉल आई की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट कैपिटल आई पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन 2RB आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और साथ में आप देखोगे यहाँ पर फिर बाकी की जो टर्म है पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2b साइन ओमेगा टी, यहाँ पर वो सब कुछ दो बार आ रहा है। अगर सिर्फ ओमेगा अपॉन आर है जो 2 बार नहीं आ रहा है, तो बेसिकली मैं यहाँ से ओमेगा अपॉन आर को बाहर निकाल दूंगा, ओमेगा अपॉन आर को इस तरीके से, और मेरे पास अंदर बच जाएगा म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम आई के कारण यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके बाद हम फाई की वैल्यू लिखते हैं, फाई को डिफरेंशिएट करते हैं, ईएमएफ आता है, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, करंट की वैल्यू आ जाती है, इसमें करंट आ गया। जैसे ही करंट आ गया तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बन गया तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगने लगता है। टॉर्क हमारे पास फॉर्मूला है, इस तरीके से हमने टॉर्क की वैल्यू भी पता कर ली, और दैट्स इट।
ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे, सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।